होम साइंस विषय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं किडनी का जो चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पहले की वीडियो की श्रृंखला जो आपने देखी है उसमें हमने किडनी चैप्टर, किडनी की संरचना, उसके कार्यों के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्योंकि किडनी जो होती है उसका प्रमुख कार्य है मूत्र का निर्माण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो किडनी द्वारा यह कार्य किस प्रकार संपन्न किया जाता है, आज उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये अवगत करा दूं कि यह जो चैप्टर है यह BSc होम साइंस के स्टूडेंट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का जो पेपर का अध्ययन करते हैं, और साथ ही वे स्टूडेंट्स होम साइंस के स्टूडेंट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ हेल्थ साइंस के पेपर पढ़ते हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो यह आज का जो वीडियो है यह किडनी का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, किडनी जो है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इससे यह जो प्रारंभ हुआ था एक्सक्रीटरी सिस्टम से, हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन आते हैं, स्किन, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अंतर्गत हम यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने किडनी की जो संरचना है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। उसी के अंतर्गत आज आप अध्ययन करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का निर्माण किस तरह से होता है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूरिन जो है का निर्माण किडनी द्वारा होता है। तो किडनी जो है वह ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करती है, और जब प्यूरिफिकेशन का काम करती है तो उसके अंदर का जो उसकी क्रियाएं होती हैं वे इस प्रकार होती हैं कि रुधिर के अंदर, जैसा कि रुधिर को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, शरीर के लिए आवश्यक जो रासायनिक पदार्थ हैं वे उसमें उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वे भी रुधिर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो वे सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, और वे सब्सटेंसेस जो अधिक मात्रा में, सामान्य से अधिक मात्रा में रुधिर में उपस्थित हैं, वे सभी रुधिर के द्वारा किडनी में लाए जाते हैं, वृक्क में लाए जाते हैं, और वृक्क में फिर रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। और यही शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप मूत्र का या यूरिन का निर्माण होता है। तो वही प्रोसेस आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारी 2 किडनियाँ होती हैं ह्यूमन बॉडी में, वह प्रतिदिन लगभग 1200 से 1300 लीटर तक का जो ब्लड है उसको शुद्ध करती हैं, उसको स्वच्छ करती हैं। और ब्लड के शुद्धिकरण का जो कार्य है, या हम यूँ कहें कि मूत्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया किडनी की एक बेसिक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, किडनी की सबसे छोटी इकाई या बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और मूत्र का निर्माण होता है। प्रत्येक जो किडनी है, ह्यूमन बीइंग में 2 किडनियां हैं, तो प्रत्येक जो किडनी है उसमें लगभग 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो नेफ्रॉन है ये एक्टिवली फंक्शन करते हैं और निरंतर मूत्र का निर्माण करते हैं, जो ब्लड है उसके प्योरिफिकेशन का कार्य करते हैं। अब हम ये अध्ययन करने जा रहे हैं कि यह जो नेफ्रॉन होता है, जिसको किडनी की बेसिक यूनिट कहा जाता है, सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से वह कार्य करता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये नेफ्रॉन की संरचना यहाँ पर बताई गई है। और ये जो नेफ्रॉन है
ये उपस्थित होते हैं। यदि आपको ध्यान हो कि किडनी की जो संरचना हमने पढ़ी थी, किडनी की संरचना में कॉर्टेक्स भाग है जो बाहरी भाग है, और मेडुला भाग जो होता है वो आंतरिक भाग होता है। मेडुला भाग में पिरामिड के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। उन्हीं पिरामिड के आकार की संरचनाओं में जो अंदर की तरफ है, वहाँ पर ये नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन है प्रत्येक किडनी में, जैसा कि हमने कहा कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें लाल रंग की जो आपको वाहिनी दिखाई दे रही है, यह है धमनी। तो अभिवाही धमनी वह धमनी है जिससे कि रक्त शुद्धिकरण के लिए इस जो नेफ्रॉन की संरचना है उसमें प्रवेश करता है। तो जिस संरचना में वो प्रवेश कर रहा है उसको बोला जाता है बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल। अब बोमन कैप्सूल में क्या होता है कि यह जो अभिवाही धमनिका है, यह और छोटी छोटी केशिकाओं में विभक्त हो जाती है और एक गुच्छे के रूप में यहाँ पर स्थित होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसी ग्लोमेरुलस के द्वारा, इसके अंदर जो रुधिर उपस्थित है, उसी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बोमन संपुट में होता है, और बोमन कैप्सूल के द्वारा जो ब्लड है वह छन के और इस जो आपको नेफ्रॉन की संरचना, पाइप जैसी संरचना येलो शेप में दिखाई दे रही है, वहाँ पर आ जाता है। अब इसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार की है। बोमन कैप्सूल से जुड़ी हुई जो भुजा है उसे अवरोही भुजा कहा जाता है, और इसके बाद जो आती है इस नीचे यू शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वासा रेप्टा लिखा है, इसे हैनले का लूप भी कहा जाता है, हैनले का लूप। इसके बाद जो भुजा आपको दिखाई दे रही है वो आरोही भुजा कहलाती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो अवरोही भुजा है इसे समीपस्थ दूरस्थ नलिका भी कहा जाता है, और जो आरोही भुजा दिखाई दे रही है आपको येलो कलर की, उसे दूरस्थ समीपस्थ दूरस्थ नलिका भी कहा जाता है। और ये जो वासा रेक्टा लिखा है इसे हैनले का लूप भी कहा जाता है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि यह जो दूरस्थ नलिका है, आरोही भुजा जो है, आगे जाके एक संग्रह नलिका से जाके जुड़ जाती है। तो इस प्रकार जो संग्रह नलिका होती है, ये इसमें कई नेफ्रॉन जो है वो अटैच हो जाते हैं, और फिर यही संग्रह नलिका, सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर मूत्र वाहिनी का निर्माण करती है। अब यहाँ जो छनने की प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है? रक्त में उपस्थित जो भी जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वे, इसके अलावा उसके अंदर जो जल उपस्थित होता है वह छन जाता है। तो ग्लोमेरुलस जो होती है ये एक तरह की छन्नी की तरह कार्य करती है, और इसमें छोटे छोटे से बहुत ही बारीक छेद होते हैं, और इन छेदों से केवल जल और बहुत ही छोटे आकार के जो सब्सटेंसेस हैं वे इसमें से छन जाते हैं। बाकी जैसे लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स, ये जो बड़े कण हैं वो इस छन्नी से फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। और फिर जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो फिल्ट्रेशन में होता यह है कि 24 घंटे में जो फिल्ट्रेशन होता है वो लगभग 180 लीटर तक का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इस फिल्ट्रेशन में वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर भी निकल जाता है। कुछ आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, आवश्यक पदार्थ हैं जो ब्लड में उपस्थित हैं, वे भी इसके साथ निकल जाते हैं। तो क्योंकि ये 180 लीटर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ये पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से जो 180 लीटर फिल्ट्रेशन निकला है और जो आगे आरोही भुजा और अवरोही भुजा तक जा रहा है, तो वो क्या होता है, उसका 99% पार्ट जो होता है उसे पुनः अवशोषित कर लिया जाता है रक्तवाहिनियों द्वारा। इस प्रक्रिया को रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये, क्योंकि अगर 180 लीटर या 170 लीटर तक का फिल्ट्रेशन बॉडी में से निकल रहा है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति आ सकती है, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में जल, अतिरिक्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व शरीर से निकलना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार जितना भी अतिरिक्त अमाउंट का वाटर और पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज और इसके अलावा अन्य आवश्यक तत्व जो हैं जो निकल जाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, वो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के द्वारा वापस ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
तो इस प्रकार यह जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो अंत में जो बचता है लगभग 1 से 2 लीटर तक का जो यूरिन है वह शेष रहता है, और उसमें जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस और जितने भी बेसिक एल्कलाई अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं वे इसके द्वारा निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार यह जो नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है वह संग्रह नलिकाओं द्वारा होता हुआ मूत्र वाहिनी से होता हुआ एकत्रित हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। जो संरचना हमने प्रारंभ में किडनी का जो आपने मूत्र उत्सर्जी संस्थान का डायग्राम जरूर आपने बनाया होगा, उसमें आपने चित्र बनाया था। किडनी से 2 वाहिनियाँ निकलती हैं, यूरेटर जिसको मूत्र वाहिनी कहा जाता है, और वे आगे जाके किससे जुड़ती हैं? मूत्राशय से, यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, और जब प्रेशर उसमें बढ़ जाता है तो मूत्र नलिका के द्वारा, जिसे पेशाब की नली कहा जाता है, वहाँ से मूत्र का विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो नेफ्रॉन होता है, यह नेफ्रॉन मूत्र के छनने का या मूत्र के निर्माण का और रक्त के शुद्धिकरण का इम्पॉर्टेंट कार्य करता है। और वृक्क जो होते हैं, वृक्क के अंदर लगभग एक वृक्क में 10 लाख तक संख्या में ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझा है, जिसमें हमने यह अध्ययन किया कि किस तरह से रक्त का शुद्धिकरण हो रहा है और रक्त में उपस्थित जो हानिकारक तत्व हैं और जो अनावश्यक पदार्थ हैं वे निकलकर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में चले जाते हैं और इससे मूत्र का निर्माण होता है। अब यह जो प्रक्रिया है रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। कई बारी आपने यह सुना होगा कि यदि व्यक्ति की किडनी जो है उसकी कार्यक्षमता कम हो रही है, तो कार्यक्षमता कम होने से रक्त के शुद्धिकरण का जो कार्य है वो शरीर में प्रॉपर नहीं होता है। इसके लिए उसके शरीर में डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। तो उसमें जो आर्टिफिशियल फॉर्म में इसको रक्त को मशीन के द्वारा गुजारा जाता है और फिर रक्त का शुद्धिकरण करके पुनः जो पेशेंट है उसके शरीर में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा जिन व्यक्तियों की किडनी कम काम कर रही है तो उसमें रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। धन्यवाद।